जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर ने अब कश्मीर की आवाज़ बनने की ठान ली है। हमने दृढ़ संकल्प किया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आवाम को हो रही हैं। देखिए, आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, जिस कुपवाड़ा के जिस तहसील के अंदर हैं, करालपुरा के, यहाँ के लोगों ने भी हमें बताया और हमें वैसे भी जानकारियाँ मिल रही थी कि जिस बुनियादी सुविधाओं का सालों से सरकारें, तमाम सरकारें दावा करती रही हैं कि यहाँ बिजली हमने पहुँचाई है, यहाँ पानी पहुँचाया है, यहाँ सड़कें हैं, इतने हज़ारों किलोमीटर हमने सड़कें बना दी, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, यहाँ हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमने ठानी है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका हक दिलाना है और हम जगह जगह हर तहसील, हर ज़िले के अंदर जाएंगे जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के आवाम की आवाज़ बनेंगे। अभी तक जो पार्टियां करती रही, देखिए इस समय होड़ मची है। अगर जम्मू खिते की बात करें तो वहाँ 370 हटाने को लेकर जो है श्रेय बटोरा जा रहा है। कश्मीर खिते की बात करें तो यहाँ के तमाम राजनीतिक दल जो है बहाली का दावा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, मगर जनता की आम मुश्किलों को हल करने का कहीं पर दावा नहीं किया जा रहा। हमें रह जनों से गरज नहीं, ना रहबरी का सवाल है। अब क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मंच पर बैठे मलिक साहब उनके साथ सरकर्दा हमारे पहाड़ी लीडर, मेरे सामने जितने भी बुजुर्ग हस्तियाँ बैठी हैं, सीनियर पहाड़ी लीडर बैठे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सलाम आदाब। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले बीच में से मंच से आवाज़ें आ रही थी कि अब मलिक साहब को टाइम दिया जाए, मैं आपके बीच में ज़्यादा हाई नहीं रहूँगा। बचपन से इस मूवमेंट से जुड़ा, हमने भी बड़े जो है वो सिलसिले किए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कराई, यहाँ राजौरी पुंछ बंद किया, एकदम मसाले राजौरी पुंछ बंद था। हम भी इस मूवमेंट का हिस्सा रहे। हम ही सब कुछ नहीं है, टीम वर्क होता सारा। लेकिन इससे पहले, इस तो पहले जो भी साढ़े नाल होया, असा ने लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी वफा करने। पहाड़ी कबीले ने लोगों की जिस लीडर ने आख्या झंडा चुकिया कि मैं तुम पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब दवासा, ये जनाब अली उसने पीछे अखा बंद करके दौड़ी पे, वो कुदर सटना, खुआ ही सटना, उधर नदी पे सटना। लेकिन लोगों ने विश्वास किया, एतबार किया, ये पीछे चलने जाए। लेकिन सारे नाल हमेशा सारी अवाम इस्तेसाल होया, धोखा आया। सारे लोगों ने अपन सियासी रोटियां सेकियां, असा की पौड़ी बनाई के कुछ मकाम पर पुजी गए। तो उस पौड़ी की 5 साल थले बल्ले हैं जी, उल्टाई के फिर 5 साल तो बाद आज जनाब कौम खतरे। तो ये बस फाइल ये है, असें भी कदें दसा फाइल क्या है, बस लगे हुए हैं, ये फाइल बस कच्चा ऐसे लगे हैं, दसा कि नहीं फाइल जाएगा। हूँ कोई फाइल शाइल का मसला नहीं है जो है। इसलिए जिससे पहले मेरे तो पहले सारे साथी ने आख्या, जितने मंच पर बैठे इधर, अगर बीजेपी कोई पार्टी अगर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ियों की दे सकनी है, सिर्फ बीजेपी है। अगर इन्होंने इस टाइम असी लभ्या तो ठीक है, नहीं लभ्या तो दुनिया नहीं कोई ताकत इस तो बाद कोई पार्टी असें शेड्यूल ट्राइब नहीं दोई। दूसरी जी सीधी जी गल है, इस तो पहले जितनियां पार्टियां आखियां उन्होंने इलैक्शन तो पहले जी, मेरे साथी ने पहले भी बोलिया कि तुम सही वोट दो, अस तुसें शेड्यूल ट्राइब देसा, यो आख्या ना सारे ने। इलैक्शन तो बाद ये मुद्दा बिल्कुल बस्ते बंद हो जाना सी, फिर 5 या 6 साल तो बाद मुद्दा उठना सी। पहली एक पार्टी है, एक पहली पार्टी है बीजेपी, जिसने ये आख्या कि इलैक्शन तो पहले अस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देसा, उस तो बाद तुसा ना ईमान क्या आखना है, तुसा ना जमीर क्या आखना है, तुसा नी कमिटमेंट क्या आखनी है, और तुसा मुझे छोड़िया। इो गल अमित शाह साहब ने आखी, इो गल रविंद्र रैना साहब, विभूत गुप्ता साहब, मलिक साहब ने। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में बात करना चाहिए। और जो हमारा सीज फायर चल रहा है, तो इसमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हुई तभी सीज फायर चला। तो ये अब शर्माते हैं ये कहने से कि हम पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करूं। आफ्टर ऑल इनके बड़े लीडर वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके बात की, खुद मोदी जी पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। तो
ये तो कहने की बातें, आखिरकार तो वही करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं। कर्नाटका में इस बारे में कोई मालूम नहीं किया। मैम, आज अश्विनी कुरैशी ने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, चाहे वो रहे ना रहे, कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगी वो भी हिजाब वाली होगी किसी न किसी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। Madam, I want to take a quick. घरों के अंदर ये बातें चलती रहती, कभी कोई रूठता है, कोई मनाता है। उसने पार्टी तो नहीं छोड़ी। He has been a very great colleague. बहुत मुश्किल हालात में वो हमारे साथ खड़े रहे, जबकि बहुत सारे लोग भाग गए, वो हमारे साथ खड़े रहे। उनकी कोई प्रॉब्लम है जो सुलझ जाएगी और यू विल सी हिम इंशाल्लाह फिर हमारे साथ। BSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned, and PAGD was framed. Do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like देखिए, the president is अगर कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही होती तो इस तरह जो पूरे हमारे मुल्क के ताकत, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है कि PAGD को कैसे तोड़ा जाए। दैट मीन्स वी आर सर्विंग सम पर्पस। कम से कम हमने लोगों को एक होप दी है, एक उम्मीद दी है, और इस वक्त उम्मीद सबसे बड़ी चीज है। कभी देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट डू मच, और उस वक्त लोगों को उम्मीद देना सबसे बड़ी चीज होती है। कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। और जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हों, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किसके ऊपर ज़्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गवर्नर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और एक इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में बीजेपी पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते हैं, तो राजौरी पुंछ इंतज़ार कर लीजिए। 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो PDP का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके ख़िलाफ़ रहेगी जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो PDP का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके ख़िलाफ़ रहेगी जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मज़हब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब, इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है।
अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपना। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ ईजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहाँ देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क, पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है। और कुछ मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो चले गए हैं। तो जनरल हमने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया, जो हालात हैं, जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया। और चूँकि आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को, डिसएम्पावरमेंट जितना भी रोज़ ब रोज़ कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज़ दी हैं, उनको मसक किया जाता है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज़ नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। एक पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा भी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफ़र की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, वो विड्रॉ की गई। उसका मकसद ये है कि पहले 2019 से पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, और अब जब आप उसको दोबारा रेफ़र करेंगे तो नेचुरल सी बात है उसमें बाहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग अप्लाई करेंगे, और नतीजा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो सफ़र करेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से। देखिए, जिस जगह के लोग कैदी बने हो उनको हर तरफ से फोर्सेस, पुलिस के घेराव में, जिनके इवन द थॉट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड,
उस जगह में आप बाहर क्या, आप जन्नत से भी लोगों को लेके आएंगे। उस जगह की तरक्की कैसे हो सकती है व्हेन यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? जब आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, आपके ऊपर मुश्किल आ रही है उसकी बात नहीं कर सकते। आपके यहाँ एनकाउंटर हो रहा है जिसमें कभी हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, कभी व्हाइट कॉलर मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है। ये हमें पता नहीं ये कौन सा मिलिटेंट नया पैदा हो गया है। तो जब तक इस किस्म का खून खराबा चलता रहा, जब तक इस किस्म का लोगों को सफोकेट किया जाएगा, आप कहाँ से भी इन्वेस्टर्स को लाएंगे तो यहाँ के लोगों के हालात तो ऐसे नहीं बदलेंगे। समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था सेकुलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी। मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे। हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे थोड़ा नुहिब्बु बिहुब्बिका मन अहबका मन वाजी बिअदावतिका मन खलफका व मिन खल्किका। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, यमन सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस जोमा तारकान, यह मौजूदगी यह सानी खतर बाइस मसरत और यह एहसास कि यम सात पन्निस काश साथी अगर कह सख्ती आसान कर सलामत वाफरुद्दावाना अगर सह 200 वरियन ते रोजक तप गम तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम रूद 900 वरियन खुद ज्यादा जिंदा कोशिश करन तिमन खुदाई सज वत हावन खतर
मगर ये थोक वो बिल्कुल गलत है। हम उसके लिए अब वो मसौदा तैयार कर रहे हैं जो 14 से पहले हम उनको पेश करें। वो फिर जब पेश करेंगे आपके सामने भी वो आ जाएगा, आपको दिखेगा कि हमने किस चीज़ के बारे में उनसे कहा। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुल्क जो था वो हर एक के लिए बराबर था। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को ख़तरा नहीं करें। मज़हब अपना अपना है और ये जो मज़हब पे हमला किया जा रहा है ये कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये ख़त्म हो जाए, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, ये नहीं दिखता कि इसको रोक सके। डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, यूईडी डिपार्टमेंट, यूईडी डिपार्टमेंट, यूईडी डिपार्टमेंट, यूईडी डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट कार्य से आ रही है, इसकी जानकारी। देखिए, आज हम यहाँ कोर्ट रोड पर सब दुकानदार इकट्ठे होकर यूईडी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप सबको मालूम है कि पिछले 3 साल पहले उन्होंने उधमपुर में जो सीवरेज का काम शुरू किया था वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरे शहर में, हर गली मोहल्ले में, हर बाजार में इन्होंने सड़कें या गलियां तोड़ कर रख दी हैं। ये चले थे कि भाई उधमपुर को एक साफ सुथरा माहौल देंगे, लोगों का सीवरेज जो निकाल कर एक प्लांट इन्होंने बनाना है, तो उल्टा इन्होंने पूरे शहर को सीवरेज बना दिया है। आप देख सकते हैं जब भी बारिशें होती हैं लोगों को अपने घरों तक चलना मुश्किल होता है, बाजारों में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह जब बारिश होती है कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आज हम कोर्ट रोड पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, 1 साल पहले इन्होंने उधमपुर ये सलाखिया चौक से लेकर रामनगर चौक तक, जहाँ पर जो सीवरेज के तहत जो देवका प्रोजेक्ट के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है, उसके तहत एक खुदाई की थी और खुदाई करके उसको भी कई महीने तक छोड़ दिया था। तब भी हम प्रशासन से, डीसी साहब से मिले थे, बार बार उनसे विनती की थी, तो कम से कम मुझे लगता है 3 महीने उन्होंने लगा दिए। यहाँ से सलाखिया चौक से लेकर कोर्ट रोड अपने रामनगर चौक तक पाइप बिछाने का काम किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। उस बगल भी आप देख रहे थे कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और दुकानदारों को भी बहुत मुश्किलें आ रही थी। हर बगल यहाँ पर मिट्टी उड़ती थी, तो बड़ी मुश्किल से उसके कोई 3-4 महीने के बाद वहाँ पर पाइप डालकर थोड़ी थोड़ी उसको ऐसे लेवलिंग कच्ची तौर पर कर दी गई। उसके बाद फिर हम प्रशासन से मिले, डीसी साहिबा से मिले और यूईडी डिपार्टमेंट से मिले। भाई यहाँ पर लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जहाँ पर इस पर लुक डाली जाए। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं लुक कैसी डाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सलाखिया चौक से लेकर रामनगर चौक तक काफ़ी गड्ढे हैं और काफ़ी ऊंचा नीचा है। यहाँ पर हम देखते हैं रोज़ कई एक्सीडेंट होते हैं, कई स्कूटर वाले यहाँ पर स्लिप होते हैं और बुजुर्ग लोग भी गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, क्योंकि एक पाँव इधर होता है, दूसरा पाँव दूसरी जगह होता है। तो काफ़ी कठिनाई आ रही है और दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हर वक्त आप देखते हैं जब भी कोई गाड़ी निकलती है मिट्टी उड़ती है और दुकानों के अंदर चली जाती है और दुकानदारों को पहले भी काफ़ी मंदा की मार झेल रहे हैं। अब वो इसके कारण यहाँ पर कोई ग्राहक भी नहीं आता है, तो अब पूरा दिन दुकानदार अपने दुकानों की सफाई करते रहता है, मिट्टी झाड़ता रहता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो कोर्ट रोड, ये उधमपुर की एक प्राइम मार्केट है, जहाँ से आप ये देख रहे हैं पीछे बस स्टैंड की गली है और बस स्टैंड से लोग यहाँ पर काफ़ी सारे दफ्तर यहीं पर हैं।
सलातिया चौक में, जैसे कि डीसी ऑफिस हो गया, कचहरी होगी और बैंक भी सारे यहीं पर हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ बाहर से आते हैं या शहर के लोग, 80% लोगों का यहीं से ही गुजरना होता है और यहीं से लोग जाते हैं। और लोग जब निकलते हैं कई बार यहाँ पर जाम भी लग जाता है और मिट्टी भी खाते हैं लोग और गिरते भी हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को देखना चाहिए। हम काफ़ी बार उनके पास गए, भाई आप देख रहे हैं कि आप 1 साल हो गया इसको, 1 साल हो गया रामनगर सलातिया चौक से रामनगर चौक तक इतना ही इनसे पाइप डली है, वो भी अभी ठीक नहीं है। तो पूरा शहर इनको करना पड़े तो मुझे लगता है कि 10 साल तक इनको पूरा शहर में पाइप नहीं बिछा सकेंगे। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इसको जैसे भी हो इसको लुक डाली जाए, इसकी लेवलिंग की जाए ताकि दुकानदारों को भी कोई परेशानी ना हो और राहगीर जो है उनको भी कोई परेशानी ना हो। जैसे कि रोज यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी फौरी तौर पर यहाँ पर लुक डालकर इसकी लेवलिंग की जाए। मैं दुकानदार कोर्ट रोड से बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पे देखिए हमारे स्टार्टिंग में आपके कैमरा से दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमेशा गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। गली से लोगों का काफ़ी आना जाना है, लोग हमेशा मुंह पे हाथ रख के जाना पड़ता है लोगों को। तो मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि इससे हमें निजात दिलाई जाए, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप यहाँ देखिए रोड की हालत बुरी है। हमने जैसे कैसे हो गया, कोरोना को तो मात दे दी, मगर हम इस मिट्टी से और डस्ट से हमें निजात नहीं मिल सकती। आए दिन स्कूटी वाले 3-4 गिरते रहते हैं, तो वो एक्सीडेंट की बात अलग रही, लेकिन डस्ट इतनी हो गई है हमारा दुकान पे बैठना मुश्किल है, ग्राहक का यहाँ आना मुश्किल है। मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यही अनुरोध करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ब्लैक टॉप करवाया जाए और हमें इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये मरकज़ी जामा मस्जिद थन्ना मंडी और मदरसा तौहीद जामा मस्जिद थन्ना मंडी है, जो एक तारीख़ी मदरसा है। यहाँ पर आज बच्चों का एक प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया है जिसमें तकरीरी मुकाबले भी हुए हैं और बच्चों ने नातख़वानी वगैरह भी की है। दूसरा इनाम इश्तियाक है, दोनों को एक इनाम। निज़ामत का इनाम था, थोड़ी शिद्दत सब की हो जाए। ये सुबह हरियाणा से ये आए और हज़रत मुफ्ती मुनीर हुसैन साहब कासमी दावत बरकातुहू आलिया के हाथों अपना इनाम सुन। इसी तरह आगे मुफ्ती साहब बैठे। मोहम्मद अरशद किश्तवाड़, मुदस्सिर राजधानी आते, मौलाना शमसुज़्ज़मान साहब के हाथों आगे हाथ इनाम सुन। गुलफराज अहमद बंगाई, मोहम्मद रियाज अजहर महमूद, अफजल साहब शकील होंगे, सैफुल इस्लाम अहमद, दोनों आने वाले शकील अहमद हुसैन मेवात। अब दुआ पर हम इक्तिफा करेंगे। अल्लाह सामीन इज़ाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि आज से पहले भी हमारे मदरसे में 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए। पहला प्रोग्राम हमारे प्राइमरी के बच्चों का था, अंजुमन इस्लाहुल बयान का, जिसमें 30-32 बच्चों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने तकरीरी खिताबाती कंपटीशन में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम था अंजुमन लजनतुल क़िरात का, जिसमें कुरान करीम को मुख्तलिफ़ लहजों में, तर्ज़ों में, अंदाज में पढ़ने की जो साल भर बच्चों को मश्क और तमरीन और एक्सरसाइज कराई जाती है, उसका सालाना कंपटीशन था। आज 13 फरवरी इतवार को हमारे अरबी और हिफ्ज़ दर्जात के बड़ी उम्र के बच्चों का सालाना इनामी मुसाबका है, तकरीरी कंपटीशन अंजुमन बज़्म बुखारी के नाम से। साल भर हमारे तलबा मुख्तलिफ़ अंदाज में हर हफ्ते जो है वो तकरीर की, तहरीर की, खिताबत की, सहाफ़त की मश्क करते हैं। ये शोबा बाज़ाब्ता मदरसे के तहत कायम है, शोबा सहाफ़त व खिताबत, और उसके तहत अंजुमन है बज़्म बुखारी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जो अमीर अहरार, शहनशाह खिताबत और मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे, उनके नाम से मौसूम करते हुए आज हमारे मदरसतुत तौहीद मरकज़ी जामे मस्जिद थन्ना मंडी में
हमारे बच्चों का जो है ये सालाना इनामी मुसाबका था, जिसमें तकरीबन 19 बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश रहेगी कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर शिरकत किया करें और अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए उनको दीनी इदारों से ज़रूर वाबस्ता करें। अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और इस इदारे के मदरसत तौहीद के मरकज़ी जामे मस्जिद के तमाम वाबस्तगान और मुआविनीन को अल्लाह पाक दो जहां में शाद और आबाद रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलना हूं तू वहां चलिए प्रेस क्लब किसान सभा का किता ही प्रदर्शन आके करना। मैं पीरन साहब प्रेसिडेंट ऑल J&K गुरु रविदास सभा आज कृष्णा नगर हेडक्वार्टर से ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास की तरफ से 645वें प्रकाश दिवस पर श्री गुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर फिर वापस यहाँ में यानी टर्मिनेट होगी। तो आज के दिन मैं तमाम जम्मू कश्मीर के निवासियों को, पूरे देश निवासियों को 645वें प्रकाश दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूँ। और गुरु महाराज के आगे हम यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे देश की तरक्की हो, मेरी जम्मू कश्मीर की तरक्की हो और बच्चे जो अपने नशे की तरफ ना जाएं, तालीम की तरफ जाएं। और जब ये यात्रा चलेगी तो हमने ये कहा है कि कोविड-19 का पालन ज़रूर करें, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, क्योंकि इससे हमारी सबकी बेहतरी है। तो ये गुरु महाराज ने एक संदेश दिया था आज से 650 साल पहले, 45 साल पहले, कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। जो कि इस चीज़ की आज ज़रूरत है देश को, कि सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, ताकि हर आदमी अपने अपने घरों में खुशहाल हो। हर आदमी खुश होगा, देश खुश होगा, तरक्की करेगा, दुनिया में एक नाम रोशन होगा कि हिंदुस्तान जो वो तरक्की याफ्ता देश है। इस देश में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं। यही आज गुरु रविदास महाराज की तरफ से संदेश है कि भाईचारा से रहें, प्यार से रहें, कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार से संसार चलता है। तो अब इस शोभा यात्रा के बाद प्रकाश उत्सव का जो दिन होता है, जो मंदिर में मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाएगा? ये 16 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम के 4 बजे तक रहेगा। उस दिन बाद में आज भी है, 13 फरवरी को भी और 16 फरवरी को लंगर का अरेंजमेंट किया हुआ है हमने। बाद में जो संगत है लंगर मतलब प्रदान करेगी और अपने घरों को वापसी रवाना होगी। यस सर, यस सर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज RBSA के पैटर्न। नेक्स्ट इसमें आपकी उज्ज्वला भी आएगी, सारे आएंगे। हाँ सर, 21 है सर पूरे, और बहुत इन लेंथ इसमें सर कोई ग्रुप हाउसिंग टाइप हो जाए इन लोगों के लिए, वहाँ पर ही ग्रुप हाउसिंग हो जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, ग्रुप हाउसिंग हो जाए, उनको कम से कम
गवर्नमेंट है बात कर रहे, तो देविका का बताइए कि टाइमलाइन क्या है। सर अभी पता सर अभी इसमें डाला हुआ है। आपने बताया स्लाइड, तो आपने टाइमलाइन नहीं बताई। व्हेन डू यू सर जून है सर, 22 जून है। 22 जून है 22 जून। और कोई है ही नहीं सर, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा 2-3 और भी लेवल दूंगी सर। मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ, एमजी नरेगा हैज अ परसेंटेज ऑफ हाउसलेस लैंडलेस पीपल ऑल्सो सर, बट वो इम्प्लीमेंट होनी होती है स्टेट के लेवल पे, वो उनके लिए भी लिया गया है सर। चले आगे चले सर। ये मैं सबको बता दूं कि ब्लॉक डुडू एंड मोंगरी हैज बीन सिलेक्टेड एज एस्पिरेशनल ब्लॉक अंडर द सेट स्कीम, और इनके पीआरआईज के साथ सर हमने इंडिविजुअल मीटिंग्स कर ली हैं, और इनके कहने पर जो काम या इंडिकेटर्स हमारे इसमें सर 21 सारी असेंबली में वहाँ जाके दीजिए। So that's a huge. Sir, in fact, sir, one of the news which came to us is कि सर आपका मंत्रालय पूरा ऑनलाइन ई ऑफिस में चल रहा है। So paperless kind of a work. नहीं हमारे तो सारे उससे उसके अलावा आपका वननेस इंडेक्स जब बना है तो if you are at 12, I think we need to be higher. सर दिस वाज द रेफरेंस ईयर 2018 जो रैंकिंग निकली थी तब सर मैं नहीं थी। 2018 की रैंकिंग के ऊपर ये आया है, बट डेफिनेटली इट विल इंप्रूव। सभी कुछ कर सकते हैं तो आप टेक अप करिए। वैसे भी ये सारे यूनिट में हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। दे आर रेडी टू इट। बट आई वुड आप वहाँ भेज भी सकते हैं कुछ लोगों को। भावा हमारा सेंटर जो है, हाँ सर बिल्कुल, एक अलग से डिपार्टमेंट है ये सर हमने इन्हीं के लिए यहाँ पर ही बिल्कुल बगल में उम्मीद हाथ खोला है। कहा कि आपकी स्ट्रॉबेरी है दूसरी चीजें, बट दिस somehow the government here did not evince much interest in that. तो आजकल तो ये ही है सर, हम तो चाहेंगे, ये prolonging and also hybrid. Now you can grow mango in Udhampur. We have grown mango in Manipur. मैंने कहा अगली बार वहाँ 17 उगाएंगे नागपुर हुई। सर स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर NRLM एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दिया, बहुत अच्छा काम सर इनका हुआ है। नेक्स्ट सर ये जल शक्ति केंद्र की बात की तो जो रोमा का है सर आया हुआ सर लेमन ग्रास एंड लैवेंडर है बताना कि जो रिस्टोरेशन का काम है, मैं चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं। रिस्टोरेशन का जो काम था वो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था पहले, अगर आप उस पर क्विकली ध्यान दें कि जितना काम हम उखाड़ रहे हैं उसको रिस्टोर कर लें, वो हम कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये जून तक होगा, और सर जैसा आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने सर वीकली रिव्यू लिया, हाँ सर उससे काफी हो रहा था। चलिए नेक्स्ट इसमें फेज 2 भी लाना पड़ेगा सर। मुझे 100% है कि 1/3 ऑफ द उधमपुर में भी लेफ्ट जो है विदाउट सीवरेज सिस्टम। कुछ लो लाइन एरियाज हैं हर वार्ड में जो कवर नहीं हो रहे हैं, और कुछ एरियाज वैसे ही अनकवर्ड रखे हुए हैं। तो वी हैव टू गो फॉर फेज 2 ऑल्सो। तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा तभी पूरा होगा जब पूरा का पूरा उधमपुर जो है अंडर सीवरेज में आएगा। अगर 1/3 रह जाएगा तो आई डोंट थिंक कि हम इसको वो कर सकेंगे। सर उसके लिए हमने सेपरेट टैक्स प्रपोज किया है, एंड दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट जोन कॉस्ट। तो सेपरेट टैक्स शेल टेक केयर ऑफ दैट। मुझे सब कह के वो नहीं कवर होंगे, कुछ एरियाज हैं हालांकि अभी भी वो थोड़ा सा स्लो है, बट वी आर मतलब आपकी सर डायरेक्शन के हिसाब से इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ले रहे हैं। किसी को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि देयर इज एनी काइंड ऑफ लीनियंसी बीइंग एक्सरसाइज्ड टुवर्ड्स द कंट्राक्टर। बात ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं है। टेंडर करके मैनिपुलेट आ भी गया कहीं पे तो ही नॉट बीइंग वेल। यस सर, वी हैव टारगेटेड। First, I would like to express gratitude to the district government that the land issues and ROW issues resolved at the district level. Your district is the contractor on the side, other side, माइक सर इंफॉर्मेशन वाले के माइक रख दे इधर इसका था near slow down, तो उसके बाद as
as per the provisions of the contract, we snatched 40% of the work from him, penalized him, 2 crore rupees penalty उसके ऊपर डाल दी आपके कहने पे ही सर। तो उसके बाद जो उसका 40% हमारा काम था उसके स्कोप में, तो उसको हमने आउटसोर्स कर दिया 3 पैकेजेस में, और 3 पैकेज में हमारे नए 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया जिनकी प्रोवन क्रेडेंशियल्स थी और क्रेडिबिलिटी थी, जो साइट पे डिलीवर कर सकते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया तो इट वाज आल्सो नॉट वेरी इजी फॉर देम टू स्टार्ट द वर्क्स, टू रिज्यूम द वर्क्स इन फैक्ट। तो उनकी हमने माइक्रो प्लानिंग कर दी डे के बुनियाद पर कि एक दिन में कितना इनका आस्किंग रेट करना है, तो कहां से कहां बोला है, जो उनकी मतलब टीथिंग ट्रबल्स अभी थी उनको सारों को रिमूव कर दिया है, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेप्ट वन ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, वी आर रिजॉल्विंग दैट आल्सो इन जोन 3। तो लेकिन बाकी जो 2 जोन्स के हैं, जोन 1 और जोन 2, वहां पे काम स्टार्ट हो गया है। आई फील डिलाइटेड हियर टू इन्फॉर्म द हाउस दैट तीनों एसटीपीज पे हमारा काम चल रहा है, और फर्स्ट एसटीपी जो है जोन 1 का एसटीपी ऑलमोस्ट 40% के तो क्रॉस कर गया है वो सर। तो सेकंड पे और थर्ड पे भी काम ठीक तरह से बार-बार आप इशू उठा रहे थे, काम बहुत अच्छा हो रहा है, तेज हो रहा है। और मैं सर सबको बता दूं कि किसी तरह का कोई उसका कारण था कुछ कोर्ट में स्टे हो गई, कुछ में इक्विवेलेंस का झगड़ा पड़ गया। जैसे ज्योग्राफी की या जोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली, उसमें लिखा था पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब अप्लाइड ज्योग्राफी या अप्लाइड जोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू ज्योग्राफी और जोलॉजी, ये किसने डिसाइड करना था? वो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब कमेटी ने वो रिपोर्ट देने में टाइम लगा दिया, जिनकी इक्विवेलेंस का झगड़ा नहीं था उनकी सिलेक्शन हो गई, जिनका इक्विवेलेंस का झगड़ा था उसमें डिले हो गया। इन द मीनवाइल जीएडी का सर्कुलर आ गया। आप बताइए उन बच्चों का क्या कसूर है जो ज्योग्राफी या जोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थे, अप्लाइड में नहीं थे? जो अप्लाइड वाले थे उनकी वजह से इक्विवेलेंस में देरी हो गई। तो ये क्लियर इनजस्टिस है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और डिमांड करते हैं, जिस आपको अपील करते हैं, इन दोनों डिसीजंस को रिकंसीडर किया जाए, रीलुक किया जाए, और ये जो आप नया डोमिसाइल का कंसेप्ट, नए रिजर्वेशन रूल्स का कंसेप्ट, ये इन फ्यूचर वैकेंसी जो एडवर्टाइज होंगी या क्रिएट होंगी या एक्रू होंगी, उनको लगाया जाए। देखिए एक बात और मैं आपसे क्लियर कर दूं, बेशक ये वैकेंसीज नए रिजर्वेशन रूल्स और डोमिसाइल कंसेप्ट आने से पहले की हैं। अगर ये एडवर्टाइज नहीं हुई होती तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डोमिसाइल और रिजर्वेशन नए रूल्स आने के बाद अगर एडवर्टाइज होती, इन बच्चों का कोई राइट नहीं था। लेकिन ये एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए ये उनका एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, ये उनका वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय वे ऑफ न्यू रूल्स और न्यू लॉ बाय अप्लाइंग दैट रूल और लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली। Existing rights can be taken away, but vested rights can't be taken away. So इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के साथ, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हो, चाहे वो जीएडी के सर्कुलर से इफेक्टेड हो या प्रेजुडिस्ड हो, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, और एलजी साहब को एक गुजारिश करती है कि इन दोनों डिसीजंस को री एग्जामिन, रीलुक और रिकंसिडर करके विड्रॉ किया जाए, ताकि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। धन्यवाद। अक्टूबर 2019 को फिर ये एक बड़ी क्रूशियल डेट है जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। उससे पहले जितनी भी गेस्टेड पोस्ट एसएसआरबी को, जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन को, जितनी नॉन गेस्टेड पोस्ट जेएंडके एसएसआरबी को रेफर हुई थी, एडवर्टाइज हुई थी, या यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, या यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट इशू नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, यहाँ कहीं स्टे थे, वो सारी विड्रॉ करके री एडवर्टाइज की जाएंगी। इसमें भी लॉ बड़ा क्लियर है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को भी क्लियर कर दूं, इवन कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई राइट नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए। गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज अपॉइंटमेंट बट फॉर जस्टिफाइड रीजंस। फर्ज करो 10 टीचर्स की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं या 10 पटवारियों की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं। जब तक सिलेक्शन होती है 3 पटवारी खत्म हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, या 2 स्कूल बंद हो जाते हैं। वो कह सकते हैं कि हमें 10 नहीं 7 पटवारी चाहिए, 10 नहीं 8 टीचर चाहिए, क्योंकि इतनी पोस्टें अबालिश हो गई। लेकिन वो रीजन होता है अपॉइंटमेंट नहीं देने का, जस्टिफाइड लीगल रीजन। लेकिन यहां पे रीजनिंग ये दी जा रही है, चूंकि ये एडवर्टीजमेंट्स काफी पुरानी हो चुकी हैं। दूसरा, डोमिसाइल का कंसेप्ट आ गया है।
तीसरा वो ये कहते हैं जी रिजर्वेशन रूल जो हैं वो बदल गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिजर्वेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुई, SRO 127 आया, जिसमें परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज की बदली, डोमिसाइल का कंसेप्ट आया, ये भी प्रोस्पेक्टिव है, ये भी फ्यूचर में लगेगा। ये जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनको नहीं लग सकता, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि 3-3, 4-4 साल से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूं कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने J&K रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू DPC, PSC एंड SSRB रूल्स 2005 बनाए, SRO 166 ऑफ 2005, उसमें ड्यूटी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, जिस डिपार्टमेंट से पोस्ट रेफर होती है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, इंश्योर करना कि हर साल सिलेक्शन कंप्लीट हो और हर साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को रेफर होनी चाहिए। पहले आप ये डिटरमिन करिए, ये इंक्वायर करिए कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने नेग्लिजेंस की है ये इंश्योर करने में कि सिलेक्शन प्रोसेस एक साल में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग से सिलेक्शन डिले हुई, तो आप ये पहले इंक्वायर करिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वो सिलेक्शन डिले करवाने में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे मैं देख रहा था 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एडवर्टाइजमेंट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसमें कम से कम कोई 46 या 49 डिसिप्लिन है, जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अभी जो आपने भी इन रिसेंट पास्ट कुछ डेवलपमेंट्स देखी, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू 2 इश्यूज। पहला इशू जो बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट थी या है, दूसरा जो भी 7-8 दिन पहले GAD का सर्कुलर निकला। यहाँ तक बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट का सवाल है, उसमें इशू बड़ा सिंपल और क्लियर है कि बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले निकल चुकी थी और उसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। और लड़कों ने अप्लाई किया, बच्चों जो एलिजिबल बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया, फिजिकल उनका टेस्ट कंडक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हो गए वो बाहर हो गए, जो क्लियर कर गए वो एलिजिबिलिटी लिस्ट में आ गए फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जैसे बच्चे हमारे पास भी आए, बार बार आए और सड़कों पे भी थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर कह रहा है कि इन पोस्टों को विड्रॉ करके री एडवर्टाइज या री नोटिफाई किया जाएगा, और उसमें जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुई और डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरा कह रहे हैं कुछ एलिजिबिलिटी चेंज हो रही है। यहाँ तक डोमिसाइल का कंसेप्ट है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और रूल्स में अमेंडमेंट हुई। जब भी किसी कानून में अमेंडमेंट या संशोधन होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, अनलेस अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया गया हो कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है। चूंकि इन अमेंडमेंट्स में ये नहीं प्रोवाइड किया गया कि ये जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए जो एडवर्टीजमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने से पहले एडवर्टीजमेंट इशू हुई है बॉर्डर बटालियन की, ये अमेंडमेंट डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को नहीं लगता। ये डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को लगेगा जो डोमिसाइल के कंसेप्ट आने के बाद एडवर्टाइज होंगी फ्यूचर में। तो ये हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और हम ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड करती है कि ये जो री एडवर्टीजमेंट का प्रपोजल है सो फार एज बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट इज कंसर्न, इसको शेल्व करना चाहिए और डोमिसाइल का कंसेप्ट फ्यूचर रिक्रूटमेंट में लगाना चाहिए। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चे हमारे साथ आते हैं, हम उनको एश्योर करते हैं कि हम ये उनका जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस कराएंगे और इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी कि जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है इसको फ्यूचर एडवर्टीजमेंट में, फ्यूचर सिलेक्शन में लगाया जाए। दूसरा इशू ये भी बड़ा क्लियर है, लाउड है। वार्ड नंबर 4 का रेजिडेंशियल रोड है और बहुत अच्छा से जनाब इसकी जो हालत है वो बड़ी चलने लायक नहीं थी। म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी जो है वो लगातार इस तरह के जो नेगलेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे कोशिश की है हमने कि इनमें डेवलपमेंट के काम जो है वो करें,
और काउंसिल बनने के बाद लगातार जितने भी डेवलपमेंट के काम थे हमने ऑन प्रायोरिटी उन सारे कामों पे अपनी जो है वो काउंसिल की तरफ से हमने वो करवाए हैं। और आज भी वार्ड नंबर 4 के अंदर कुछ पहला भी हमने पीछे से इस पुलिस स्टेशन से अंदर जो हमने सिटी एंड टाउन से कुछ काम करवाया था जिसमें टाइलिंग्स वगैरह हुई थी, लेकिन उस वक्त फंडिंग्स कम होने की वजह से ये पूरी नहीं हो पाई। और बारिश के दिनों में या वैसे भी आम दिनों में यहाँ पे लोगों का चलना और जो रिहायशी लोग हैं उनकी आए दिन की मुश्किलात रहती है। जब भी कोई बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है तो सारा जो नाली का पानी है वो इस रास्ते में चलना शुरू हो जाता है। रास्ते में ना ये ब्लैक टॉप थी और ना टाइलिंग थी। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए काउंसिल्स ने ये फैसला किया कि हम इसको सेल्फ फाइनेंस ऑन रिसोर्सेज से जो है वो जो काम शुरू करवाएंगे और इसका टाइल वर्क करवाएंगे। मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और वार्ड काउंसलर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि लगातार काउंसलर जो है वो हमारी काउंसिल्स के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इश्यूज़ उठाते रहे हैं और यही एक वजह बनी है कि हमने यहाँ पे ये काम करवाया है। रजौरी म्यूनसिपलिटी ने डेवलपमेंट के मसले में बहुत सारे अहम जो है वो डेवलपमेंट के काम यहाँ पे अपने शहर में किए हैं और आने वाले वक्त में ये सारे जो प्रोजेक्ट इस वक्त जो शुरू हुए हैं या शुरू होने वाले हैं इन दिनों में, ये रजौरी की म्यूनसिपलिटी को और इस टाउन के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे और काउंसिल का सोर्स ऑफ इनकम में भी काम करेंगे। हम ये लगातार कहते हैं कि काउंसिल जो हमारी रजौरी बनी थी वो डेवलपमेंट के नाम पे बनी थी और हमने भी 2019, 20 और 21 में ये लगातार ये कोशिश की है कि जितने भी तरक्याती काम हैं उनको जल्द से जल्द करवाएं। शहर के अंदर कुछ हमारी ऐसे वार्ड्स हैं, जिस तरह से इस वार्ड में हम खड़े हैं, जिनकी बहुत बुरी हालत है और हमने ये कोशिश की थी कि जितनी भी स्कीमें शहर के लिए आती हैं, जो शहर जिनका जो तरक्की या डेवलपमेंट जो है वो सिटी के अंदर होनी चाहिए, उन स्कीमों का मिसयूज़ हो रहा था पहला। और वही एक वजह रही है कि शहर के अंदर जितने भी रेजिडेंशियल रोड थे उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए म्यूनसिपलिटी ने इस तरह के कामों में अपनी जो है वो विजन बढ़ाया है और कोशिश की है कि ये सारे काम हों। और आज वार्ड नंबर 4 के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं और हम ये चाहेंगे कि यहाँ के जो जितने भी मकामी लोग हैं इस काम में वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और हमारी जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है उसके साथ मिलकर तावन करके ये काम करवाएं। और हमें ये उम्मीद है कि जितनी भी ये रोड ऊपर तक है, क्योंकि इसमें हमारे 2 टेंडर लगे हुए हैं, एक टेंडर हमारा 22 लाख का है जो हमने सेल्फ फाइनेंस से करवाया है और दूसरा टेंडर हमारा जो है वो 32 लाख का है जो सिटी एंड टाउन से है। और ये काम जो है हमारा लगभग जो हमारे गुजर हॉस्टल से नीचे जहाँ तक पहला रोड हमने बनाई थी पिछले साल, वहाँ तक जो है वो टाइलिंग्स और ड्रेन का काम जो है वो सारा इसमें हो जाएगा और यहाँ के लोगों को जो एक अरसा से परेशानी थी उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। सुनवाई की है या आवाम जो है आप बाज़ाब्ता तौर पर मंजा कोट से लेकर गमीर मुगला तक हमेशा आवाम की आवाज़ को बुलंद करते रहे। सवाल यह है कि सर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है डेवलपमेंट का, ये गमीर मुगला की डेवलपमेंट है, ये तरक्की 3.5 साल से है और मैं अभी देख रहा था कि ये जंग लगा हुआ है, ये देखिए और ये देखिए और मुझे लगता है कि अब नीचे से ये ख़त्म हो चुका है, नीचे से ये ट्रांसफार्मर ख़त्म हो चुका है। 3.5 साल कोई कम नहीं होते, 3.5 साल ये ट्रांसफार्मर एक नहीं है बल्कि 2 ट्रांसफार्मर है, एक नारवे ने गाला वार्ड नंबर 1 में है और एक ये है बावली में है। ये जो आप मौके पे पहुंचे हैं, हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन तरक्की जो है ये सामने है। 3.5 साल से ये तरक्की है, लोग परेशान हैं, पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और जहां से ये ट्रांसफार्मर उठा के लाया गया है कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है वो दूर रोड है, वहां से लोगों ने उठा के लाया, शौक से लाया कि हमें इस बिजली में जो है मुहैया की जाएगी। लेकिन 3.5 साल इंतज़ार कर रहे हैं लोग, अभी तक डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से नींद में है। डिपार्टमेंट जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो जाग रहा है, अगर जाग रहा होता तो कम से कम इसकी सुनवाई करता, देखता कि क्या हकीकत क्या है। गमीर मुगला के लोग जो है बार बार उनको इग्नोर किया जा रहा है, बार बार उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इंतज़ामिया राजौरी की हो, चाहे वो इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की हो। आखिर में मैं आप मीडिया की मदद से ये एलजी साहब से और पीडीडी डिपार्टमेंट पार्टिकुलर डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा इनकी ये जो 3 साल से ये लोग देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करें और लोगों को सहूलियत मैसर करने की कोशिश करें। सरकार क्या करती है कि कहीं कोई 5-7 सेंटर बना देती है पूरे इलाके में, पूरे जम्मू प्रोविंस में, तो वहाँ जाकर के लोग अपना गल्ला दें और थोड़ा सा खरीदते हैं। उसका हाल ये है कि अगर 2000 रुपया
किसी गल्ले का रेट है तो वो 1500 या 1400 पर क्विंटल खरीदते हैं। 500-600 पर क्विंटल का घाटा जो है किसानों को पड़ता है। इसलिए के लेवल पे सरकार प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बनाए ताकि किसान अपने गांव से अपनी फसल को जो है बेच सके, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट इंश्योर करे, चाहे गवर्नमेंट खुद खरीदे या प्राइवेट लोग खरीदे, मगर कीमत किसान को उतनी ही मिले। आज का किसान सभा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा जो है वो है कि किसानों को जो 23 अक्टूबर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जो हेल स्टार्म आया था, उसमें कश्मीर में भी और जम्मू सूबा में भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सारी फसल तबाह हो गई थी। सरकार से मुतालबा किया था हमने कि कंपनसेट करो एडिक्वेटली, मगर सरकार ने आज तक किसानों को एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं दी है। इसलिए हम इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम एलजी साहब से मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन मुद्दों को हम वहाँ उनके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो इरिगेशन के लिए रणबीर कनाल है, जो दूसरी और नहरें भी हैं, उनकी सफाई इस मौसम में की जाती है। अप्रैल 13 को उसमें पानी छोड़ा जाता है, मगर आज तक आप देखेंगे नहरों को गंद पड़ा हुआ है, लिफाफे उसमें पड़े हुए हैं, और जब पानी छोड़ेंगे तो पानी पहुंचेगा नहीं एंड तक। उससे जो है को किसानों को फिर बोर निकाल करके ज़मीन के नीचे से पानी निकालना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि नहरों की सफाई इस मौसम में अच्छी तरह होनी चाहिए, और जो लोकल पंचायतें हैं उनके सरपंचों से सर्टिफिकेट लें नहर वाले कि सफाई हो चुकी है। तो ये एक मुद्दा हम वो उठा रहे हैं। इसी तरह हम ये कहना चाह रहे हैं कि बंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और बंदर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जो फसल पैदा होती है उसको तबाह कर देते हैं बंदर। सरकार बंदरों का कोई इंतज़ाम करे कि बंदर किसानों को जीने दें ताकि वो अपनी खेती कर सकें।